डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर, आज हम देखते हैं कैरेक्टर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू हैंसन एंड चर्चिल 1965, हैंसन और चर्चिल 1965 के अनुसार समुदाय के लक्षण हम देखेंगे आज, और जो कि यूज्ड होते हैं कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में। तो ऐसे कैरेक्टर जो कि कम्युनिटी स्ट्रक्चर के स्टडी के लिए उपयोग किए गए, हैंसन और चर्चिल ने उन्होंने दो भागों में इसको बांटा। एक तो है एनालिटिकल कैरेक्टर्स, दूसरा है सिंथेटिक कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर जो एनालिटिकल कैरेक्टर्स हैं वो एनालिसिस के लिए लिया गया था, और जो सिंथेटिक कैरेक्टर है उस एनालिटिक कैरेक्टर के डेरिवेशन से, मतलब उनसे ही निकाला गया है जो है सिंथेटिक कैरेक्टर। तो हम यहाँ देखते हैं जो एनालिटिकल कैरेक्टर्स हैं, जिसको हम विश्लेषणात्मक लक्षण कहते हैं, वो दो भागों में हमने बांटा है। एक तो है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं आवृत्ति, डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं घनत्व, एबंडेंस, जिसको बोलते हैं प्रचुरता, और कवर एंड बेसल एरिया, जिसको हम बोलते हैं आवरण या आधारीय क्षेत्र। और जो एनालिटिकल कैरेक्टर का दूसरा हिस्सा है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। यहाँ पर हम उन कैरेक्टर को लेते हैं जिन कैरेक्टर को हम संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, तो हम उनको ऐसे को क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में पहला है फिजियोग्नोमी, जिसका हिंदी अर्थ होता है मुखाकृति, मतलब वो कैसा दिखने दिखाने में है। दूसरा है फेनोलॉजी, जिसका मतलब होता है जीवन की घटनाक्रम जो है वो कैसी रही उसकी, और उसमें क्या क्या घटनाक्रम हम उसके देखेंगे आगे चल के, और उन्हीं का क्रमबद्ध रूप से उसका डिटेल देखेंगे उसमें कि क्या क्या उसके जीवन में घटना घटती है, तो उसका रिकॉर्ड करना होता है। और अगला जो कैरेक्टर है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में, उसमें स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब स्तर विन्यास, कि कोई भी कम्युनिटी कभी भी एक स्तर की नहीं होती, कई स्तरों से बनी होती है, तो वो देखेंगे आगे स्ट्रेटिफिकेशन। अगला पॉइंट है सोशियबिलिटी, सुजनता, मतलब कि वह कितना आपस में घुले मिले हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं एबंडेंस। यहाँ पर हमने प्रचुरता लिया, हिंदी जो है प्रचुरता इसका, जो कि हमने क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में भी लिया हुआ है, लेकिन देखा जाए तो एबंडेंस जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स है, और यहाँ पर हम उसको देखते हैं कि उसकी प्रचुरता कैसी है, ज़्यादा है या कम है। तो कम या ज़्यादा को हम किसी गिनती में ना लेते हुए, कम है या ज़्यादा है, अबंडेंट है या अबंडेंट नहीं है, तो ये चीज़ को यहाँ पर पता करने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ पर साइन लगाया है ग्रेटर देन एंड लेस देन का। उसके बाद हम देखते हैं वाइटलिटी, कि वाइटलिटी को हम विगर भी बोलते हैं, और वाइटलिटी यहाँ पर देखते हैं कि कैसी है समुदाय की जीवन शक्ति कैसी है। इसके बाद हम देखते हैं लाइफ फॉर्म्स, तो जीवन रूप, कैसे कैसे उसके जीवन रूप हैं विभिन्न जीवों के यहाँ पर, वो देखेंगे, और उसके हिसाब से क्वालिटेटिव कैरेक्टर हम उसको पता कर पाएंगे कम्युनिटी का। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस, जो कि सिंथेटिक कैरेक्टर्स का पहला कैरेक्टर है, और यहाँ से डिराइव हुआ है, यहीं से निकला हुआ है एनालिटिकल कैरेक्टर के एनालिसिस से। तो सिंथेटिक कैरेक्टर में पहला है उपस्थिति और सतत उपलब्धता, प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस। दूसरा है फिडेलिटी, मतलब वो स्थिति की क्या संभावना है, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी स्पीसीज की उपस्थिति क्या संभावना है, उसको हम बोलते हैं फिडेलिटी। उसके बाद डोमिनेंस, कोई ना कोई स्पीसीज डोमिनेंट होती है, तो कैसी डोमिनेंट है, इसके बारे में हम पता करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है इम्पोर्टेंट वैल्यू इंडेक्स, IVI, जिसको हम बोलते हैं महत्वपूर्ण मूल्य सूचकांक। और ये जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स है, यहाँ से हम उसका रिलेटिविटी निकाल कर यहाँ पर हम उसका वैल्यूएशन करते हैं, और इसलिए यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट वैल्यू इंडेक्स नाम दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं अन्य लक्षण, जो कि हमको देखने में आएंगे कि क्या क्या और लक्षण हो सकते हैं जो कि सिंथेटिक कैरेक्टर्स में आना चाहिए, उन्हें आते हैं। तो इसको हम देखते हैं आगे अगली स्लाइड में विस्तार से। अब यहाँ पर हम देखते हैं
क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का पहला बिंदु जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब यह है कि वह समय किस समय अंतराल पर वो घटित होगी, ठीक है, चीजें। तो यहाँ पर हम उसको ऐसे लेते हैं कि पौधा जितनी बार भी हम पता करने की कोशिश करेंगे तो कितनी बार आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जितनी बार आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो हम किसी भी क्वाड्रेट का यूज़ करें या किसी चीज़ का भी उपयोग करें, तो यहाँ पर हम क्वाड्रेट में देखते हैं कि कितनी बार वो पौधे की प्रजाति हमें काउंट करने मिलती है। आवृत्ति को आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और कभी-कभी इसे आवृत्ति सूचकांक भी कहा जाता है। और विभिन्न आवृत्ति की धारणा जो है हम पता कर पाते हैं कि किसी भी कम्युनिटी में क्या प्रकार की फ्रीक्वेंसी किसी पौधे की है, किसी स्पीसीज की है। और इस तरह से हम उसको फ्रीक्वेंसी को एक फार्मूले के रूप में देखते हैं कि नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन विच स्पीसीज अकर्ड इनटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट स्टडीड। तो जितनी बार हमने सैम्पलिंग ली उसमें कितनी बार वो आया, उसका हम 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते कि उसको परसेंट में बनाने के लिए। तो हम इस तरह से उसको मल्टीप्लाई करके 100 में उसकी हम फ्रीक्वेंसी को परसेंट रूप में निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से जो आवृत्ति है समुदाय में, तो उनकी अन्य प्रजातियों के सापेक्ष आवृत्ति के रूप में यदि हमें निकालना होता है तो हम उसको बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्पीसीज इनटू 100 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द स्पीसीज। तो अब यहाँ पर हम सभी की फ्रीक्वेंसी का किसी एक के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये तो हमेशा रिलेटिव होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर हम उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये 100 में इसको भी पता लगाते हैं, मतलब ये भी एक देखा जाए तो परसेंट के रूप में हम इसको निकालते हैं। आगे चलते हैं दूसरी लक्षण की तरफ, दूसरे कैरेक्टर की तरफ। अभी इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इसको जो था क्रिश्चियन रेंकियर ने 1934 में इसको प्राकृतिक वनस्पति को 5 आवृत्ति वर्गों में यानी क्लासेस में बांट दिया था। फ्रीक्वेंसी क्लास A, B, C, D और E। इसकी हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं 0, 20, 21 to 40, 41 to 60, 61 to 80 और 81 to 100। तो इस तरह से उन्होंने 5 वर्गों में उसको बांटा था। यदि फ्रीक्वेंसी को हम देखते हैं कि किस में आ रही है, उससे हमें ये पता लगता है कि यदि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब वो बार बार आ रहा है। मान लीजिए एक प्रजाति 20 में से 5 नमूना इकाइयों में होती है, तो इसकी आवृत्ति 25% हो गई। एक जाति जो एक क्षेत्र में समान रूप से फैली हुई है की आवृत्ति लगभग 100% होगी। इसके विपरीत बड़ी संख्या में खराब रूप से यानी पुअरली डिस्पर्स्ड यदि होगी कोई प्रजाति, तो एक ही स्थान पर एकत्रित इंडिविजुअल्स कम आवृत्ति में दिखेंगे। एक उच्च आवृत्ति अधिक समरूपता या फैलाव दिखाता है। मतलब यदि आवृत्ति ज़्यादा होगी तो यूनिफॉर्मली वो फैला हुआ होगा, ये बताता है। विभिन्न समुदायों की आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न होता है और पर्यावरण कारणों से प्रभावित होता है। तो हमेशा पर्यावरण कारक हमेशा ही प्रभाव करते रहेंगे, डालते रहते हैं। और क्रिश्चियन रेंकियर ने 1934 में दुनिया के विभिन्न देशों के विभिन्न प्रकार के समुदायों से 8078 आवृत्ति निर्धारण का अध्ययन किया और विभिन्न आवृत्ति वर्गों के बीच निम्नलिखित संबंध बताए। तो ए की आती 53, बी की उन्होंने पता लगाया था तो 14, सी की 9, डी की 8 और ई की 16। उन्होंने पाया कि सी और डी के मानों के बीच भिन्नता या विचलन हो सकता है और उन्होंने आवृत्ति का नियम प्रतिपादित किया जिसे निम्नानुसार देखा जा सकता है। मतलब ये इस तरह से हम देख रहे हैं स्लाइड में कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, C greater than D or equal than D or less than D and D is less than E। तो इस तरह से आवृत्ति प्रतिशत का सामान्य वितरण का हमें पता लगा और इस तरह से उन्होंने एक बड़े डाटा के साथ काम करके हमें इस तरह से आवृत्ति के बारे में बताया कि कौन कौन सी क्लासेस में किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी परसेंटेज हमें प्राप्त हो सकती है, हुई है। तो इस तरह हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बताती है किसी भी जीव का
उपस्थित होने के बारे में। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का दूसरा भाग, जिसका नाम हम लिखते हैं डेंसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं घनत्व। घनत्व का सीधा सीधा मतलब होता है कि कितने पास पास हैं। घनत्व मतलब पास पास होना ज़्यादा घनत्व होगा, दूर दूर होना कम घनत्व होगा। तो संख्यात्मक रूप से ये प्रतिनिधित्व करता है इस बात को कि कोई भी समुदाय कितने पास पास होंगे या दूर दूर होंगे। तो यहाँ पर किसी भी इकाई क्षेत्र में प्रजातियों के जीवों की संख्या उसका घनत्व है। घनत्व विवरण का सटीक विचार देता है, क्योंकि आवृत्ति किसी भी प्रजाति के वितरण का सही विचार नहीं देती, उसके होने या नहीं होने के बारे में बताती है, लेकिन कितने पास पास हैं ये हमें आवृत्ति बताता है, घनत्व बताता है। हम आवृत्ति को घनत्व के साथ संबंध करके वितरण का सही विचार प्राप्त कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। घनत्व को पौधे की आबादी द्वारा क्वाड्रेट या ट्रांसेक्ट लूप या नमूने के बिंदु तरीकों का उपयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेट, ट्रांजेक्ट लूप एंड पॉइंट मेथड, जो सैम्पलिंग का होता है, उससे पता कर सकते हैं। तो घनत्व की गणना सूत्र जो है वो इस तरह से है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ दी स्पीसीज इन ऑल द सैम्पलिंग यूनिट अपॉन द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट स्टडीड। कितनी सैम्पलिंग स्टडी हमने करी और कितनी संख्या में हमें टोटल वो हमें मिला। तो इस तरह से हम प्राप्त मूल्य को प्रति इकाई क्षेत्र के इंडिविजुअल की संख्या के रूप में बता सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ व्यक्ति लिखा है एक्चुअल इंडिविजुअल है ये, चाहे वो कोई भी जीव का इंडिविजुअल हो। तो अभी आगे चलते हैं कि देखते हैं कि क्या और कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं विस्तार से। थर्ड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स है एबंडेंस। किसी क्षेत्र में प्रजाति की प्रचुरता को बताता है। मौजूद पारिस्थितिक तंत्र में या एरिया में उसके अस्तित्व पर अनुकूल प्रभाव डालता है ये, कि उसका अस्तित्व कैसा है, उस हिसाब से एबंडेंस कैसी है। यह एक पारिस्थितिक आयाम के बारे में विचार देता है। इसके अलावा उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में बताने के लिए संकेत देता है। स्थितियाँ और भविष्य के रुझान भी इसे पता लगते हैं कि एबंडेंस यदि कैसी है तो उससे कैसी स्थितियाँ हैं ये पता लग पाती है, या पूर्व में कैसी स्थिति रही होगी ये पता लगता है, और भविष्य में क्या हो सकता है इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। किसी विशेष प्रजाति की संख्या में गिरावट किसी क्षेत्र की प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थिति को बताता है हमें कि ऐसा वहाँ हो रहा है क्योंकि प्रजाति की संख्या घट रही है, प्रतिकूल या एडवर्स कंडीशन ज़्यादा है। यह घटना की प्रति नमूना इकाई में से किसी भी प्रजाति की इंडिविजुअल की संख्या है, और इसको गणना करने के लिए हम देखते हैं फार्मूला लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज इन ऑल द सैम्पलिंग यूनिट एंड नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन विच द स्पीसीज अकर्ड। इट मीन्स यहाँ डेंसिटी से और अबंडेंस में केवल अंतर इतना है कि वहाँ जितने भी सैम्पलिंग यूनिट ली थी सबको भागित करते हैं, उसका भाग सब सैम्पलिंग यूनिट की संख्या से करते हैं, जबकि यहाँ पर हम उन्हीं सैम्पलिंग यूनिट को काउंट में लेके भाग करेंगे जिस पर कि वो उपस्थित था। तो यहाँ पर एबंडेंस और डेंसिटी में यही एक अंतर है जिसको बहुत ध्यान से हमें समझना चाहिए, रखना चाहिए दिमाग में। और इस प्रकार मात्रात्मक दृष्टि से हमें प्रचुरता से प्रजातियों का पता चलता है कि कैसी है, कम है या ज़्यादा है। आगे हम देखते हैं अगला स्लाइड में कि हमें क्या जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का चौथा बिंदु, जिसको हम बोलते हैं कवर या बेसल एरिया। तो जमीन के ऊपर भाग जैसे पत्तियां, तना, पुष्पक्रम आदि जितनी भी चीज़ें होती है पौधों के ऊपर, है ना, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। और कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ दो चीज़ हमको कैलकुलेट करने को मिलती है, एक तो कवर एरिया और दूसरा बेसल एरिया। कवर एरिया मतलब वह जो उसके वायवीय भाग जितना एरिया को करेंगे कवर, जमीन के जितने एरिया को कवर करेंगे उसको हम बोलते हैं कवर एरिया। और उसका जो तने वाला हिस्सा है, वह जो तने वाला हिस्सा है वो कितना एरिया घेर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग बेसल एरिया। तो यहाँ पर जो
आवरण यानी कवर एरिया है, जिसको हम अन्य नाम भी बोलते हैं, फॉइलेज कवर या हर्बेज कवर या कैनोपी कवर कहते हैं इसको हम। हिंदी में भी नाम लिखा है, पर्ण आवरण या जड़ी बूटी आवरण या चंदवा आवरण कहते हैं, नाम इसका हिंदी में इस तरह से है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पर देखिए कि ये हर्बेसियस एरिया है, तो ये जो नीला वाला भाग है इसका, ये कवर या कैनोपी या हर्बेज एरिया या कवर कहलाता है, ये वाला। और ये जो काले काले बिंदु है जहाँ पर क्या कहते हैं ये दिख रहा है, ये इसका बेसल एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ बड़े पौधे के रूप में हम देखते हैं, तो ये देखिए ये जो पूरा एरिया है पौधे का, जमीन में कितना एरिया घेर रहा है, जैसे ये वाला, ये इसका कवर एरिया कहलाएगा। और ये जो काला बिंदु, जो मतलब बिंदु मतलब यहाँ पर तने की जो भी एरिया घेरा हुआ उसको हम बोलते हैं बेसल एरिया। तो ब्राउन ब्लैंकेट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहते कवर एरिया को परसेंट के रूप में इस तरह से बताया है कि स्केल में, कि वो 5 स्केल का होगा, जो 75 से 100% उसका कवर एरिया होगा। 4 स्केल पर होगा तो 50 से 75, 3 स्केल पर होगा उनके तो 25 से 50, 2 स्केल पर होगा तो 5 से 25, और 1 स्केल पर होगा यदि लेस देन 5 होगा। और इस तरह से और आगे भी उन्होंने रेंजेस बताई हैं कवर एरिया की। हम यहाँ देखते हैं कि जो पौधा जितना ज़्यादा एरिया घिरेगा उतना ज़्यादा उसकी संख्यात्मक रूप से हमको ये पता लगेगा कि वो कितना एरिया घेरता है, चाहे वो बेसल एरिया हो चाहे कवर एरिया हो। तो बेसल एरिया निकालने के लिए सामान्यतः ज़मीन से जो है 2.5 सेंटीमीटर ऊपर ले लिया जाता है, और विभिन्न नापने वाले यंत्रों से, जैसे कैलिपर्स है आदि है ना, से नाप लिया जाता है और पता लगा लिया जाता है कि कितना उसका बेसल एरिया है और कितना कवर एरिया है। तो कवर एरिया और बेसल एरिया का मेज़रमेंट लिया जाता है और बताया जाता है कि इस कम्युनिटी में इतना कवर एरिया और बेसल एरिया, जिससे ये पता लगेगा कितनी ग्रीनरी है, कितना एरिया ग्रीन भाग है और कितनी बायोमास है, आदि सभी जानकारी इससे मिलती है। तो इस तरह से हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को देखते हैं। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का पहला बिंदु, जिसको हम बोलते हैं फिजियोग्नोमी, हिंदी में इसको मुखाकृति कहते हैं। मुखाकृति कैसा है दिखने दिखाने में। तो यहाँ पर केन एंड कास्ट्रो नाम के 2 वैज्ञानिक 1959 में इसको शब्द को दिए थे और इस पर बात किए थे, बताए थे। और किसी भी प्रमुख प्रजाति या किसी भी कम्युनिटी में क्या डोमिनेंट है और क्या कैसा रूप रंग है उसका, इन सभी चीज़ को हम पता लगाते हैं या बता पाते हैं। जैसे हम बता पाते हैं कि ये ग्रासलैंड है, ये जंगल है, आदि आदि ऐसे ही। तो वो यही चीज़ बताने के लिए उन्होंने फिजियोग्नोमी की बात करी। और वनस्पति जो जीवन रूपों के प्रमुख पौधों के कारण विकसित होती है, यह समुदाय के नामकरण और स्वरूप के लिए उपयोगी विधि है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ आदि के विभिन्न स्तरों से जुड़े बड़े पेड़ों के ऊपरी स्तर की उपस्थिति वनस्पति को फॉरेस्ट कम्युनिटी के रूप में दिखाती है। तो मतलब यदि छोटे पौधे भी होंगे, झाड़ियाँ भी होंगी, जड़ी बूटी भी होंगी, बड़े बड़े वृक्ष भी होंगे, और इस तरह से बहुत प्रकार के इस तरह से जो हम देखने को मिलता है कि हमको फॉरेस्ट में, जैसे जंगल में मिलता है कि कई लेयर होते हैं, तो उससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये जो समुदाय है ये फॉरेस्ट कम्युनिटी है। तो फॉरेस्ट में हम देखते हैं जनरली बड़े पौधों का या बड़े पेड़ों का इकट्ठा समूह होता है, नेचुरली ग्रोइंग करते हैं वो। तो यहाँ पर जो जड़ी बूटी भी हैं, झाड़ियाँ भी आती है, और कुल मिला के रेंडमली पौधों का अरेंजमेंट होता है, तो हम उसको बोलते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी। इसी प्रकार फिजियोनोमी के आधार पे हम घास के मैदान या रेगिस्तान समुदाय आदि के बारे में बता पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर घास के मैदान पे घास ही लगी होगी ज़्यादा, और रेगिस्तानी एरिया में जीरोफिटिक प्लांट्स यदि होंगे ज़्यादा, तो हम उसको रेगिस्तानी समुदाय के रूप में बता पाते हैं। तो ये कैसा उसका रूप रंग है, दिखने दिखाने में कैसा है, उसको हम बोलते हैं फिजियोग्नोमी। तो आगे चलते हैं, कम्युनिटी स्ट्रक्चर में जो स्टडी में अन्य लक्षण और भी जो हमें देखने को मिलेंगे आगे, उसकी ओर चलते हैं। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टर का दूसरा लक्षण जो हमने देखा था क्लासिफिकेशन के समय पहली स्लाइड में,
तो यहाँ देखते हैं दूसरा लक्षण है फेनोलॉजी। फेनोलॉजी का मतलब रहता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं किसी स्पीसीज के, उनके जीवन में जो घटनाएं घटेंगी उनको हम अध्ययन करते हैं, पता लगाते हैं और क्रमबद्ध रूप से उसको अवलोकन करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ उसकी घटना हुई है उसके लाइफ में, और उसको हम नामकरण भी करते हैं। जैसे यहाँ पर एक चार्ट में बना हुआ है, हेक्सागोनल एक डायग्राम है। हेक्सागोनल के 6 जो पॉइंट है वहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है, और इसी को हम बोलते हैं फाइटोफेजेज। मतलब फाइटो मतलब प्लांट और फेजेज मतलब उनकी अवस्थाएं। तो फिर शुरुआती होती जर्मिनेशन से, दूसरा वेजिटेटिव ग्रोथ से, तीसरा फ्लावरिंग से, चौथा फ्रूट फॉर्मेशन से, पांचवा सीड मैच्योरेशन से और छठवा डेथ से। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो 6 उसके हेक्सागोनल में जो 6 पॉइंट है उनको एक एक नाम देकर तो इस तरह से फाइटोफेजेस के रूप में जो वो बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फेनोग्राम, जिसमें कि 6 इवेंट है, 6 इवेंट ऑफ फाइटोफेजेस हैं। फाइटोफेजेस की 6 अवस्थाएं हैं। और यहाँ पर देखते हैं तो जिसको हम सबको डाटा एकत्रित करते हैं, और इससे ये पता लग पाता है कि किसी भी कम्युनिटी में कब क्या होने वाला है। तो इससे प्रजातियों के अध्ययन में एक डाटा हमें मिलता है, जिसको हम अध्ययन करते हैं और उसको क्या कहते हैं, इसी तरीके से क्रमबद्ध रूप से सभी पौधों का लेते हैं, जिससे एक अनुमान लग जाता है कि किसी भी कम्युनिटी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो खास प्रजातियों के लिए ऐसा डाटा दर्ज किया जाता है और इन घटनाओं के तिथि समय का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम फिनोलॉजी कहते हैं। इसे पौधों के जीवन में घटनाओं का कैलेंडर भी कहा जाता है। पौधों के जीवन में मतलब इंडिविजुअल्स या लिविंग बीइंग के जीवन में घटनाओं का कैलेंडर है। तो एनिमल्स में अलग होगा, प्लांट्स में अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा, लेकिन घटनाएं तो सभी के जीवन में घटती है। किसी भी लाइफ फॉर्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो जीवन की घटनाएं जो घटेगी, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है रिप्रोडक्शन, तो कहीं ना कहीं उसको हम इस फेनोलॉजी में कंसिडर करते हैं। स्टार्ट एंड डेथ एंड वेरियस प्रकार के डेवलपमेंट जो है उनको हम फेनोलॉजी के अंतर्गत लिखते हैं, और ये देखते हैं कि इनका जो पर्यावरण कारक है इसमें क्या प्रभाव डाल रहे हैं साथ में। तो इस तरह से फिनोलॉजी एक ऐसा डाटाबेस प्राप्त होता है जिससे कि हम उसके जीवन की घटनाओं का अध्ययन कर पाते हैं। तो ये फिनोलॉजी इस तरह से हमें बता पाती है कि जीवन में किसी भी इंडिविजुअल के जीवन में कब क्या घटना घट रही है। इसी से हम अनुमान लगा लेते हैं और अन्य चीज़ों का कि कम्युनिटी कब कैसी दिखेगी, क्या कैसे कब क्या उसके साथ होगा। आगे की स्लाइड में चलते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का तीसरा बिंदु, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, जिसका हिंदी में होता है स्तरीकरण। स्तरीकरण का मतलब लेयर्ड, कितने लेयर्ड की। कोई भी कम्युनिटी एक लेयर की नहीं होती, एक से अधिक लेयर की होती है। तो उसको हम इसी स्ट्रेटिफिकेशन के रूप में अध्ययन करते हैं। सामान्यतः जैसे हमें फॉरेस्ट कम्युनिटी में हमें बहुत कुछ दिखाई देता है। एक तो ट्री लेयर होता है जो टॉप पर होता है, दूसरा श्रब लेयर होता है जो उसके जस्ट नीचे होता है, तीसरा हर्बेशियस वेजिटेशन होता है जो कि थर्ड लेयर पर होता है, चौथे में फॉरेस्ट फ्लोर जिसमें कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल और लिटर और फंजाई ये सब बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है जो कि ज़मीन के अंदर होता है, रूट वाला हिस्से में, राइजोस्फीयर एरिया में। यहाँ पर देखते हैं कि समुदाय जो है कि विभिन्न वर्गों की संरचना और उनकी फंक्शनलिटी प्रक्रिया को समझने में मदद देता है, करता है, और इसको समझने से हम विभिन्न स्तरों पर क्या चीज़ हो रही है वो देख पाते हैं। तो ये एक्चुअल लक्षण है हमारी कम्युनिटी का कि वो कई स्तरों का बना होता है। तो इससे हम पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए भी मदद मिलती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रेटिफिकेशन अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग होता है, नामकरण अलग अलग होता है और चीज़ें अलग अलग होती है। जैसे कि हमने देखा भी फॉरेस्ट की स्ट्रेटिफिकेशन फॉरेस्ट कम्युनिटी का। अब हम यहाँ देखते हैं वाटर बॉडी के किसी भी वाटर बॉडी के स्ट्रेटिफिकेशन को, तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर
जो है वो जोन है उसको लिटोरल जोन कहते हैं, जो कि सबसे उथले भाग पर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला जो स्तर है वो है लिम्नेटिक जोन और तीसरा है प्रोफंडल जोन। तो जैसे हम जानते हैं कि लाइट जो होती है, प्रकाश की किरणें रहती है, वो एक सीमा तक ही पानी अंदर जाती है। जैसे हम जानते हैं लगभग 200 मीटर तक पानी के अंदर तक के प्रकाश की किरणें पहुंच जाती है। लेकिन 200 मीटर के बाद वाला जो हिस्सा होता है पूर्णतः डार्क होता है, अंधेरा होता है, वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती इतने आगे तक, और उसको हम बोलते हैं प्रोफंडल जोन। तो प्रोफंडल जोन और लिटोरल जोन के जो बीच में जोन रहता है उसको हम बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। तो मैक्सिमम एक्टिविटी जो है लिम्नेटिक जोन में होती रहती है, चाहे प्लांट की हो, एनिमल की हो, सभी घटनाएं लिम्नेटिक जोन में होती है, जो कि पानी की 200 मीटर गहराई तक के माना जाता है। और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीवधारी स्पीसीज उपलब्ध रहती है, वहाँ पर अपना जीवन चलाती है। और हमें यहाँ पर एक जो स्तरीकरण है वो दिखाई देता है। लाइट के कंपनसेशन पॉइंट के कारण दो भागों में हमने बांट दिया था, जैसे अभी लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो हर किसी कम्युनिटी का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं पानी का, वाटर बॉडीज का अलग है और फॉरेस्ट का जो है वो अलग है। तो आगे चलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन के आगे। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का चौथा बिंदु जिसको हम लिखते हैं सोशियबिलिटी, जिसको हम हिंदी में जानते हैं सुजनता। सुजनता का मतलब होता है आपसी सामाजिकता, मिलनसारता प्रजातियों के बीच कितनी है, उनके जुड़ाव की डिग्री कितनी है। तो यह एक दूसरे को निकटता को दर्शाता है। ब्राउन ब्लैंकेट नामक वैज्ञानिक ने 1951 में 5 क्लासेस बनाई थी सोशियबिलिटी की, जिसको हम S1, S2, S3, S4, S5 के रूप में जानते हैं। तो S1 की यदि S1 वाली सोशियबिलिटी हमें कहीं यदि दिखेगी कम्युनिटी में, तो उसको हम कहेंगे कि एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग है। यदि S2 प्रकार की हमें सोशियबिलिटी दिखती है किसी कम्युनिटी में, तो छोटे समूह में उगने वाले पौधे, जिसमें 4 से 6 पौधे होते हैं, इस तरह का हमें दिखाई देगा किसी भी कम्युनिटी में उगते हुए। फिर S3 यदि हम देखें कम्युनिटी लेवल जो है सोशियबिलिटी के लेवल S3 का कैसा है, तो छोटे बिखरे हुए स्थानों में उगने वाले पौधे हैं। और S4 का मतलब होता है पौधों के कई बड़े समूह रहेंगे एक ही स्थान पे, तो उसको हम बोलते हैं S4। और पांचवा जो S5 है, बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेने वाला समूह पौधों का या जीवों का या इंडिविजुअल्स का, तो उसको हम बोलते हैं S5। तो सोशियबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उसका मतलब यही होगा कि कितनी ज़्यादा संख्या में या कितने करीब करीब लगे हुए हैं। तो इस तरह से S5 जो है बिगेस्ट सोशियबिलिटी है, S5 कैटेगरी। और इस तरह से उन्होंने ब्राउन ब्लैंकेट ने 1951 इस तरह से 5 सामाजिकता का समूह बनाया, और हम इसी को लेकर अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का पांचवा बिंदु, जिसको हम बोलते हैं वाइटलिटी या विगर। तो वाइटलिटी कितनी अधिक है पौधों में, यह हम इसको भी 5 क्लासेस में डेब्यून मेयर जो थे वैज्ञानिक 1968 में, जैसे उन्होंने बताया, उसका अनुसरण करते हुए हम इसको देखेंगे कि कैसे प्रकार का कम्युनिटी में जीव है ना। तो उसकी वाइटलिटी को हम पता करेंगे, उसकी जीवन की क्षमता कितनी है, और उसकी जीवन शक्ति, फूल फल बीज आदि के वजन, तने की ऊंचाई, जड़ की लंबाई, पत्ती क्षेत्र, फूल फल आदि की संख्या के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये सब देखेंगे कौन सा इंडिविजुअल जो है या किसी भी स्पीसीज का कौन से इंडिविजुअल की वाइटलिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने से हमने पता लगेगा कि ये कितना ज़्यादा इसमें वायबिलिटी है, जीवन क्षमता है। तो उसकी इंडेक्स ऑफ वायबिलिटी बनाया उन्होंने डेब्यून मायर ने 1968 में। तो V1 से V5 उन्होंने भी बनाया क्लासेस 5। तो पहला होता है V1, जिसमें अंकुरण जो होता है नष्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पौधे जिनके अंकुरण नष्ट हो जाते हैं उसको V1 में रखा।
V2 ऐसे पौधे जिसमें अंकुरण तो बढ़ते हैं, अंकुर तो ठीक ठीक उत्पन्न हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन प्रजनन नहीं कर पाते। और तीसरा हम देखते हैं पौधों के वो वनस्पति के वो प्रजनन के तरीके जो होते हैं वो करते हैं वो लोग। और चौथा में हम देख रहे हैं यौवन रूप से प्रजनन तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी लैंगिकता असामान्य होती है, सामान्य नहीं होती। और पांचवा ऐसा पौधे हैं जिसमें कि निश्चित रूप से लैंगिक जनन करते हैं और बढ़िया बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जिसमें लैंगिक जनन हो रहा हो और रेगुलर बढ़ रहे हैं, इसको हम पांचवी कैटेगरी में रखते हैं और यह मानते हैं कि हाँ उसका सब कुछ ठीक है, तो जिससे पता लग जाता है कि इसकी वाइटलिटी अच्छी है। तो हमारा प्रजनन से संबंध है पूरा इस वाइटलिटी का, कि वो प्रजनन कर पाता है या नहीं पाता है। ऐसी हम बातों को लेके कैटेगराइजेशन किया हुआ है V1, V2, V3, V4 एंड V5। आगे चलते हैं, अगला कैरेक्टर देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का बिंदु, जिसका नाम है लाइफ फॉर्म्स। तो लाइफ फॉर्म्स मतलब जीवन रूप कैसा है, कैसे कैसे जीवन रूप है। तो एक्चुअल देखा जाए तो उनके जो पैरेटिंग टिश्यू है उनकी लोकेशन क्या है। यदि वो जितने ऊंचे पर होंगे उनके पेरिनेटिंग टिश्यू के लोकेशन, उसको हम इस तरह से 5 नामों से अलग अलग बताते हैं। रेंकियर जो उन्होंने बताया 1934 में, और वार्मिंग ने 1923 में इसको बताया। और एक जीवन रूप जलवायु के लिए पौधों के अनुकूलन का योग है। पौधे चिरस्थायी कलियां जो रहती है, मतलब जो प्रोपोग्यूल्स रहते हैं, उनकी स्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान उनकी सुरक्षा की डिग्री के आधार पर रेंकियर ने पौधों को 5 व्यापक जीवन रूप श्रेणियों में वर्गीकृत किया, जिसको हम यहाँ देखते हैं आगे। रेंकियर की लाइफ फॉर्म क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ पेरिनेटिंग बर्ड। तो पेरिनेटिंग बर्ड जो रहती है वो कैसी है, उसके लोकेशन क्या है, उस आधार पे यहाँ लाइफ फॉर्म हमने रखा हुआ है, जैसे कि रेंकियर हमने बताया है। तो पहला है सबसे जिसका लोकेशन सबसे टॉप पर है, हाई ऊंचाई पर है, ग्रेटर देन 0.5 मीटर, मतलब आधे मीटर से भी ऊंचाई पर यदि होगा तो उसके लोकेशन पेनिट्रेटिंग टिश्यू पर, तो उसको हम बोलते हैं फेनरोफाइट, जिसमें कि ट्रीज और टाल यानी ऊंचे श्रब्स आते हैं। उसके बाद केम्योफाइट है, जिनका कि पेरेंटिंग टिश्यू या बर्ड जो रहता है 0 से लेकर 0.5 मीटर तक होगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं स्मॉल श्रब एंड हर्ब्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि हेमी क्रिप्टोफाइट नाम का जो लाइफ फॉर्म है, इसमें सॉइल सरफेस पे, सतह पर, जमीनी सतह पर उसके प्रोपोग्यूल्स रहते हैं, पेरिनेटिंग बर्ड्स रहती है, चीज़ें रहती है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोस्टेट हर्ब या प्रोस्टेट हर्बेसियस प्लांट आते हैं, और जो प्रत्येक साल उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये सालाना पौधे होते हैं। इसके बाद है क्रिप्टोफाइट इन द सॉइल, यहाँ लिखा है पेरेंटिंग टिश्यू इन द सॉइल। राइजोमेटस ग्रास या बल्ब फॉर्मेशन जो फॉर्मिंग जो प्लांट्स होते हैं, हर्ब होंगे, उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोफाइट। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ होना। तो एक्चुअल सॉइल में ये रहते हैं और छुपे रहते हैं, इसलिए इसका नाम दिया क्रिप्टोफाइट। इसके बाद है थेरोफाइट, जिसमें कि पेरिनेटिंग जो टिश्यू है वो सीड होता है, और एनुअली ये क्या कहते हैं होता है ये पौधा। तो इस तरह से हम थेरो जो फाइट है उसमें देखते हैं कि जो पेरिनेटिंग टिश्यू है वो सीड के रूप में होता है। तो और क्या कहते हैं, ये एनुअल प्लांट टाइप जो होगा उसका एनुअल होगा थेरोफाइट्स का। तो विभिन्न प्रकार के लाइफ फॉर्म्स का जो वर्णन है इस तरह से हमें मिलता है देखने को। यहाँ पर हम देखते हैं कैरेक्टर्स जो अभी तक हमने देखा, एनालिटिकल कैरेक्टर्स, उसमें भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स देखा। अब हम देखते हैं सिंथेटिक कैरेक्टर, जिसका पहला बिंदु है प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस। तो प्रेजेंस और कॉन्स्टेंसी जो है, या प्रेजेंस किसी पौधे की, तो वो है या नहीं है।
और वो कितना सतत रूप से हमें मिलता है, इस बात को हम पता लगाते हैं या देख पाते हैं सिंथेटिक कैरेक्टर्स में। तो किसी भी स्ट्रेन में या किसी भी सैंपल में यदि 20 सैंपल लिया और 15 सैंपल में वो है, तो उसकी जो प्रेजेंस या कॉन्स्टेंस है वो 75% होगी। और यह जो है उसकी उपस्थिति और उसके लगातार मिलने की बात को हम प्रेजेंस कॉन्स्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पर 5 क्लासेस में कंसिस्टेंसी को डिवाइड किया हुआ है, क्लास 1 2 3 4 5। तो वही क्लास है 0 से 20, है ना, ये 1 से 20 की बात है, और 21 से 40, 41 से 60, 61 से 80 और 81 से 100। तो यदि किसी सैंपल यूनिट में वो मिल रहा है तो टोटल सैंपल यूनिट्स के कंपैरिजन करते हुए इसकी हम प्रेजेंस कांस्टेंट बता पाते हैं। और यह इस तरह से हम जो कम्युनिटी है उसमें क्लास 4 और क्लास 5 जो प्रेजेंस कांस्टेंट है उसकी लार्ज नंबर में स्ट्रेन में यदि होगा तभी हम उसको क्लास 4 या 5 में बता पाते हैं। 80 से 90% या अधिक जो स्ट्रेन में यदि हमें कोई चीज़ मिलेगी तो वो स्पीसीज हमको कहते हैं उसे कांस्टेंट स्पीसीज। और इस तरीके से हम पता लगा पाते हैं, बता पाते हैं कि स्पीसीज कैसी है, कांस्टेंट है या नहीं है, कांस्टेंटली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये प्रेजेंस एंड कांस्टेंट एक सिंथेटिक कैरेक्टर्स है। इसके बाद देखते हैं क्या कैरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं। सिंथेटिक कैरेक्टर का दूसरा पॉइंट है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है यदि हम ढूंढने जाएं तो उसकी मिलने की क्या संभावना होगी, इसलिए उसको बोलते हैं विश्वास योग्यता, है ना। ये वह डिग्री है जिसके द्वारा एक प्रजाति को किसी एक प्रकार के समुदाय में वितरण में प्रतिबंधित है कि नहीं है, मतलब है या नहीं है। ऐसी प्रजातियों को कभी भी संकेत के रूप में जाना जाता है। प्रजाति को 5 फिडेलिटी वर्गों में बांटा गया है ब्राउन ब्लैंकेट वैज्ञानिक द्वारा, और हमने उसको फिडेलिटी 1 2 3 4 5 इस तरह से कैटेगरी किया हुआ है। तो फिडेलिटी 1 यदि किसी पौधे की रहेगी किसी भी कम्युनिटी में तो आकस्मिक रूप से मिल जाए, है ना, तो हम उसको फिडेलिटी 1 कहेंगे ग्रेडिंग पॉइंट देते हुए। फिडेलिटी 2 में जो है किसी भी समुदाय में मिल जाता है वो। फिडेलिटी यदि 3 होगी, मतलब ये जब कब होगी, जब किसी प्रकार के समुदाय में होगी लेकिन वो एक अधिमान्य रूप में प्रमुख होगी, और ऐसे हम बोलते हैं उसको थर्ड फिडेलिटी कैटेगराइजेशन में। फिडेलिटी 4 जो कि किसी विशेष समुदाय में मौजूद हो लेकिन कभी कभी अन्य समुदाय में भी मिल जाता है, चयनात्मक होता है ये, तो इसको हम बोलते हैं फिडेलिटी 4। और फिडेलिटी 5 यदि है तो वह किसी विशेष समुदाय में होता है और दूसरे में नहीं होता, मतलब पर्टिकुलरली किसी एक समुदाय में होगा दूसरे में नहीं होगा, तब हम उसको बोलते हैं फिडेलिटी 5। तो यहाँ पर एक पता लगता है कि फिडेलिटी जैसे जैसे बढ़ रही है वो उसको मिलने का ढंग कैसा है। तो यहाँ पर हमने देखे फिडेलिटी 1 से लेके फिडेलिटी 5, और इस तरह से हम उसको कैटेगराइज कर देंगे ताकि हम उसको हमें पता लग जाए कि ढूंढने जाने पर उसके मिलने की क्या संभावना है। जितनी ज़्यादा फिडेलिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी संभावना होगी। सिंथेटिक कैरेक्टर का अगला जो लक्षण है कैरेक्टर हम जो देखने मिलता है वो है डोमिनेंस। तो डेबिन मायर 1959 में एनालिटिकल लक्षण के रूप में भी सिंथेटिक साथ साथ इसको एनालिटिकल कैरेक्टर्स में भी उपयोग किया गया। और जीवों की संख्या कभी प्रजातियों का सही अंदाजा नहीं दे पाती। यदि संख्या के आधार पर अपना निष्कर्ष निकलता है तो घास के मैदान में कुछ बड़े पेड़ या जंगल में कुछ घास का महत्व कम होना चाहिए, लेकिन यदि यह ऑक्युपाइड क्षेत्र में या बायोमास के आधार पर प्रजातियों पर विचार करता है तो स्थिति डिफरेंट मिलती है। इस प्रकार प्रभुत्व में या कहना चाहिए डोमिनेंस में आवरण एक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में सम्मिलित है। यहाँ पर हम रिलेटिव डोमिनेंस जिसको कि आरडीओ की कहते हैं कि गणना निम्नानुसार की जा सकती है, मतलब इस तरीके के फार्मूले के द्वारा हम इसको
गणना कर सकते हैं, रिलेटिव डोमिनेंस निकाल सकते हैं। तो प्रजातियों का प्रभुत्व कैसा है बटा सभी प्रजातियों का कुल प्रभुत्व का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है 100 के द्वारा। तो इस तरह से हमें पता लग जाता है कि उसका कैसा डोमिनेंस है रिलेटिवली। सिंथेटिक कैरेक्टर्स में हमें ये चौथा कैरेक्टर है इम्पोर्टेंट वैल्यू इंडेक्स। इस सूचकांक का उपयोग सामुदायिक संरचना में प्रत्येक जाति के समग्र महत्व को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक की गणना में सापेक्ष आवृत्ति, सापेक्ष घनत्व और सापेक्ष प्रभुत्व के प्रतिशत मूल्यों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और इस मान को प्रजातियों के इम्पोर्टेंट वैल्यू या महत्व मूल्य सूचकांक के रूप में नामित किया जाता है या बताया जाता है। इस तरह से इसका नाम के नाम से जानते हैं। किसी जाति की समग्रता में उसका समाज शास्त्रीय संरचना का विचार प्रदान करता है, लेकिन अन्य पहलू के संबंध में उसकी स्थिति को अलग से इंगित नहीं प्रदान कर पाता है। तो इम्पोर्टेंट वैल्यू इंडेक्स जो है इसको हम ज्ञात करने के लिए रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव डोमिनेंस निकालते हैं। तो निकालने का सभी का एक ही तरीका है। यहाँ पर प्रजातियों का घनत्व, सभी प्रजातियों का कुल घनत्व गुणित 100, प्रजातियों का की आवृत्ति बटा सभी प्रजाति कुल आवृत्ति गुणित 100 और प्रजातियों का प्रभुत्व या आवरण जो भी है बटा सभी प्रजातियों का प्रभुत्व या आवरण मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह से रिलेटिव डोमिनेंस, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव डेंसिटी पता करके इनके सभी वैल्यू को जोड़ के हम लोग इम्पोर्टेंट वैल्यू इंडेक्स बनाते हैं, जिसको IVI कहते हैं। तो इस तरह से यह सिंथेटिक कैरेक्टर का जो चौथा कैरेक्टर है हमको एक सूचकांक के रूप में दिखाई देता है, जिससे कि हम उसको पता लगा पाते हैं कि कैसा उसकी इम्पोर्टेंस है। आगे देखते हैं। सिंथेटिक कैरेक्टर में अदर सिंथेटिक कैरेक्टर्स का भी सम्मिलन किया जाता है, को देखा जाता है। अन्य लक्षण भी प्रस्तावित हैं या देखे जाते हैं, जैसे समुदाय का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जिससे कि पता लग पाए कि किस तरह से कोई कम्युनिटी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ऐसे लक्षणों में शामिल जो है अंतर विशिष्ट सहचार्य सूचकांक, सामान्य सूचकांक, प्रभुत्व सूचकांक, विविध सूचकांक आदि को ले लिया जाता है और और अध्ययन किया जाता है। तो कंक्लूजन के रूप में हम देखते हैं विश्लेषणात्मक जो विशेषताएं किसी समुदाय की भीतरी घटक प्रक्रियाओं को बताने का काम करती है, विस्तृत अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद मिलती है इससे। दूसरी ओर सिंथेटिक समुदाय के कैरेक्टर से हमें समग्र कामकाज, संगठन और गतिशीलता का पता लग पाता है, पारिस्थितिक तंत्र में उस कम्युनिटी का, और सभी घटकों को समझते हुए हम कम्युनिटी के स्ट्रक्चर का अध्ययन कर पाते हैं और इस तरह से कम्युनिटी को, समुदाय को अच्छे तरीके से हम जान पाते हैं। दोनों प्रकार की विशेषताएं अति आवश्यक है, दोनों का अध्ययन हमें करना होता है, तब हम एक कंक्लूसिव रूप से पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित कम्युनिटी का अध्ययन कर पाते हैं, एक निष्कर्ष निकाल पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe and press the bell icon for better study material and understanding. बेहतर अध्ययन सामग्री और समझ के लिए अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।